हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसमें सारे चीज़ें डेटा से रिलेटेड हम लोग देखे थे कि किस तरह से कौन कौन सा नंबर सिस्टम्स यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, कन्वर्सन उनका आपस में कैसे होता है एक से दूसरे में, मेमोरी में इंटीजर्स और रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सारा चीज़ देखे थे। तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, जो जिस चैप्टर का नाम है माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट्स। जितनी आसानी से आज के समय में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारे कामों को आसानी से परफॉर्म कर पाता है, इस कारण से इसका उपयोग हमारे लिए बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि आवश्यक हो गया है। मतलब इसमें अब लिमिटेशन केवल वहीं पर है जहां पर आम आदमी जो है या मनुष्य जो है, जहां पर उनका इमेजिनेशन लिमिट हो जा रहा है, मतलब उससे आगे वो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, मतलब हमारी क्रिएटिविटी उससे आगे नहीं जा पा रही है। मतलब ह्यूमन माइंड जितना क्रिएटिव हो सकता है, जितना एक्स्ट्रा चीज ये इमेजिन कर सकता है, उसके लिए वो कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकता है ताकि कंप्यूटर उस काम को पूरा कर सके और हमारे लिए उस काम को आसान बना सके। तो अगर किसी फील्ड में आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है तो ये मनुष्य में कमी है, उनके इमेजिनेशन में, उनके क्रिएटिविटी में कुछ कमी है, जिनके कारण से वो उस तरह के चीज़ों को डिज़ाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक, जिससे कि वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आज के समय में ऑलमोस्ट लगभग हर एक फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये जो कंप्यूटर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर जितने सारे कामों को ये पूरा कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है, कौन इसको इन कामों को परफॉर्म करने में मदद कर रहा है, बैकग्राउंड में कौन है। तो सिंपल सा बात है कि जैसे मनुष्य में ब्रेन होता है, उनका अपना दिमाग होता है, जिसके मदद से वो सोचते हैं, समझते हैं, स्थिति के अनुसार कोई निर्णय लेते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, और हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर के ब्रेन को हम लोग सीपीयू या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे, ठीक है। तो इसी चीज पर हम लोगों को इस चैप्टर में काम करना है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम परफॉर्म करता है, उनसे रिलेटेड चीज क्या क्या है, ठीक है। तो वो सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स से। माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स ऐसा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कि हम लोग सीपीयू भी कहते हैं, ये एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है, जिसको कि हम लोग आईसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फिर से हम एक बार अगर रिपीट करें तो माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कि हम लोग सीपीयू भी कहेंगे, ये एक मल्टी पर्पस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जो कि बाइनरी इंस्ट्रक्शन रीड करता है। किससे? तो मेमोरी से। बाइनरी इंस्ट्रक्शन रीड करता है मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन जिसके मदद से उसको पता चलता है कि उसको क्या वर्क परफॉर्म करना है, किस चीज़ का प्रोसेसिंग करना है, वो उसको पता चलेगा।
तो वो बाइनरी फॉर्मेट में रहता है मेमोरी में जो भी डेटा रहेगा, तो मेमोरी से वो डेटा रीड करता है, इनपुट डिवाइसेस से बाइनरी फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो वो मेमोरी से रीड किया था, उसको उसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो उसका प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, और तब रिजल्ट जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है एज आउटपुट, उसको कन्वर्ट करके, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो। तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर से एसोसिएटेड है, जो उसके पावर और कैपेसिटी को डिफाइन करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के पावर और हम लोग कहें कि उसके कैपेसिटी को डिफाइन करता है, बतलाता है। तो चलिए उनमें से कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो माइक्रो प्रोसेसर से एसोसिएटेड है, और उसमें पहला है इंस्ट्रक्शन सेट। पहला जिस पर हम लोग काम करें वो है इंस्ट्रक्शन सेट। तो पॉसिबल ऑपरेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है वो डिटरमिन किया जाता है उसके इंस्ट्रक्शन सेट से। वो सारा पॉसिबल इंस्ट्रक्शन जो कि माइक्रो प्रोसेसर जिसको एग्जीक्यूट कर सकता है वो उसके इंस्ट्रक्शन सेट से हम लोग पता करते हैं कि कौन कौन सा वो पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस है जो ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो प्रोग्राम जो भी लिखा जाता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए वो इंस्ट्रक्शन सेट्स पर बेस्ड होता है। कुछ हम लोग कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो समझ सकते हैं एट अ टाइम 10 इंस्ट्रक्शन को, है ना, और कोई भी प्रोग्राम जो उसके लिए लिखा जाता है वो 10 इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए वेरियस मैंने अलग अलग तरीके से उसको रीड करने के लिए लिखा जाता है, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर वो 10 इंस्ट्रक्शन को एक साथ वो पढ़ करके काम कर सके, उसको डिकोड करके काम कर सके। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितना ज़्यादा होगा एट अ टाइम, माइक्रो प्रोसेसर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितना ज़्यादा वो रीड करेगा, हम लोग कहेंगे कि वो उतना ज़्यादा फास्ट और उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म कर सकता है ना। जैसे मान लो कुछ सिस्टम ऐसे भी होंगे, कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स ऐसे भी होंगे जो 150 से 200 इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो लार्जर इंस्ट्रक्शन सेट जनरली हम लोगों को बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला चीज ये हो गया इंस्ट्रक्शन सेट। दूसरा हम लोग आते हैं वर्ड साइज। तो नंबर ऑफ बिट्स जिसका कि प्रोसेसिंग हो सकता है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में, नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, वो हम लोग डिटरमिन करते हैं उसके वर्ड साइज से, है ना। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है उसके वर्ड साइज पर, माइक्रो प्रोसेसर के वर्ड साइज पर। तो वर्ड साइज डिटरमिन करता है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस किया जाएगा इन वन गो। इन वन गो मतलब हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग वन क्लॉक साइकिल, उस पर भी हम लोग आएंगे। क्लॉक साइकिल, क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बिट्स जो कि प्रोसेस किया जाएगा सिंगल इंस्ट्रक्शन में, वो डिपेंड करेगा उसके वर्ड साइज पर। जैसे हम लोग जनरली सुनते हैं कि भाई कोई 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है, तो इसका मतलब क्या है, तो वो उसका वर्ड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम 62 बिट या 64 बिट या 32 बिट प्रोसेसर कह रहे हैं तो वो उसका वर्ड लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो वर्ड साइज डिटरमिन करेगा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन
जो कि प्रोसेस किया जाएगा एक गो में, मतलब एक क्लॉक साइकिल में, और या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ रैम मेमोरी दैट कैन बी एसेस्ड, जितना रैम का मेमोरी वो एसेस कर सकता है। जैसे अगर हम मान लो कहते हैं कि 64 बिट का प्रोसेसर है, तो इसका मतलब वो उसका जो वर्ड लेंथ है वो 64 बिट का है, ठीक है। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो हम लोग ये कहेंगे कि उसका वर्ड साइज जो है वो 32 बिट का है, ठीक है। मतलब 32 बिट पर एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो है वो है क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इसका होगा वो होगा क्लॉक स्पीड। इसको हम लोग क्लॉक रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉक रेट या क्लॉक स्पीड, इसका मतलब ये है क्या कि ये स्पीड है जिस पर कि कोई माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट इज द स्पीड at which a microprocessor executes instructions। हर एक माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग कहें कि एक इंटरनल क्लॉक होता है जो हम लोग कहेंगे रेगुलेट करता है उसके सारे फंक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को, और कोऑर्डिनेट करता है उनको, माइक्रो प्रोसेसर को विद अदर कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। हर एक कंप्यूटर के पास एक इंटरनल क्लॉक होगा जो कि रेगुलेट करता है रेट जिस पर कि वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा हो माइक्रो प्रोसेसर, कि किस रेट पर वो माने किस दर से, किस रेट से वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और साथ ही वो सिंक्रोनाइज करता है वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स को आपस में, ठीक है। जनरली क्लॉक रेट या क्लॉक स्पीड को हम लोग मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज पर मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक चीज तो कॉमन सेंस का बात होगा कि जितना फास्टर क्लॉक रेट होगा हम लोग वो कहेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है उतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकेंड, है ना। The faster the clock, the more instructions the microprocessor will execute per second। तो हम ये कह रहे थे कि क्लॉक का स्पीड जो है, क्लॉक का स्पीड तुमको मेजर किया जाता है जनरली गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ये सब में। तो अगर हम लोग कहते हैं कि 1 मेगा हर्ट्ज है क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, जबकि 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मेजर फैक्टर है किसी माइक्रो प्रोसेसर के पावर को डिटरमिन करने के लिए। जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा हम लोग कहेंगे कि उतना ज़्यादा वो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे आजकल अगर हम लोग किसी लैपटॉप या किसी मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देखें तो तुम देखोगे जनरली उसमें लिखा रहता है कि 1.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर या फिर 2.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, जनरली ये स्पेसिफिकेशन में रहता है ना। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन तुम्हारे लिए ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर सकता है ना, ज़्यादा फास्ट परफॉर्म कर सकता है। तो वहाँ पर क्लॉक स्पीड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम ये कह रहे हैं कि जिसका मान लो क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा, जैसे 1.2 गीगाहर्ट्ज किसी का प्रोसेसर है, किसी का 2.2 गीगाहर्ट्ज है, ऑब्वियसली 2.2 वाला ज़्यादा है, वो ज़्यादा फास्ट होगा, वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर रहा है उसका प्रोसेसर। तो वही चीज़ है कि क्लॉक स्पीड जिसका ज़्यादा होगा वो हमारा ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंपोजिशंस में
कि किस किस से ये मिल करके बना है, क्या क्या इसका कंपोनेंट्स है। माइक्रो प्रोसेसर कंपोजिशन, ठीक है। तो मोस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो है उनमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं वो जनरली बेस्ड होते हैं कैलकुलेटर मॉडल पर, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो क्या क्या बेसिक काम परफॉर्म करेंगे। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब फंडामेंटल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट वाला, उसके वीडियो में भी हम बताए थे कि कोई भी कंप्यूटर क्या क्या जनरली टास्क परफॉर्म कर सकता है। पहले तो वो डेटा रीड कर सकता है, उसको डिकोड करेगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसका प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसको आउटपुट उसका रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करेगा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर भी जो है ज़्यादातर जो अभी मान लो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं उनमें सिंपल माइक्रो प्रोसेसर्स रहते हैं, तो जो कि कैलकुलेटर बेस्ड हम लोग कह सकते हैं। तो वो सबको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या काम वो परफॉर्म करेंगे। तो पहला होगा कि वो डेटा लेंगे एज इनपुट, डेटा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए कुछ डेटा का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि संभव है कि उसको ज़रूरत पड़ेगा। तो इट विल टेक डेटा एज इनपुट। अब डेटा वो लिया, तब उसके बाद क्या होगा कि क्या काम करना है उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा। इंस्ट्रक्शन किस रूप में दिया हुआ होगा, तो भाई प्रोग्राम के रूप में। तो वो उन इंस्ट्रक्शन को वो डिकोड करेगा कि व्हाट टू डू, हमको उन डेटा के साथ करना क्या है। अब आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन जब डिकोड हो गया, उसको पता चल गया ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो अगला स्टेप क्या होगा कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब प्रोसेसिंग करेगा, और फाइनली हमको फाइनल रिजल्ट देगा एज आउटपुट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक काम हैं जो किसी माइक्रो प्रोसेसर को करना चाहिए या उसमें ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो किसी माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू से रिलेटेड सीपीयू में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो पहले भी हम तुमको बता चुके हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, अगर उसको हम लोग कंसीडर करें तो जनरली उसको हम लोग कहेंगे कि 3 उसमें कंपोनेंट होंगे। क्या क्या? एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह होता है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो सब परफॉर्म करता है। और कंपैरिजंस वगैरह जितना भी होता है, कंपैरिजन वगैरह का काम, वो परफॉर्म करता है। नाम से ही तुम उसको समझ सकते हो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कह रहे हैं। तो अरिथमेटिक यूनिट हो गया मतलब जितना अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। लॉजिक यूनिट मतलब जितना भी लॉजिकल कंपैरिजंस वगैरह है, डिसीजन मेकिंग वाला काम है, वो सब भी वो परफॉर्म करेगा। तो एक ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ फिर कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, तो भाई फिर वही नाम, जब इसका कंट्रोल यूनिट है तो इसका मतलब ये जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको ये ऑर्गेनाइज, या हम लोग ये कहें कि उसको ये गवर्न करता है, डायरेक्ट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को कि किस तरह से काम किया जाए आपस में तालमेल बिठा करके, है ना। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, अब उसको किसी बीच में डेटा का रिक्वायरमेंट हो गया, किसी इनपुट का रिक्वायरमेंट हो गया, तब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है इनपुट डिवाइस को इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। फिर वो इनपुट एक्सेप्ट कर लेगा जब, तो फिर वो सिग्नल भेजना उसको बंद कर देगा। इनपुट एक्सेप्ट हो गया, अब फिर वो प्रोसेसिंग, जब इनपुट डेटा उसको मिल गया तो फिर प्रोसेसिंग उसका रिज्यूम होगा। तो इस तरह से कि हम लोग कहते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है गवर्न करता है और डायरेक्ट करता है जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में उनको, ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें और जो भी हमारा डिजायर्ड वर्क है वो पूरा हो सके। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया
कंट्रोल यूनिट। अब तीसरा कौन था, तो मेमोरी यूनिट था। तो मेमोरी यूनिट को भी हम लोग कह सकते हैं, पहले तो मेमोरी यूनिट वो एरिया हो गया जहां पर डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वगैरह जो है टेम्पररी बेसिस पर कंप्यूटर्स जो है वो रखता है ना। तो मेमोरी को भी हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग दो कैटेगरी में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किस में, तो रोम। रोम मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह रहते हैं कि जो भी कंपनी कोई बनाता है, मान लो कंप्यूटर, उसके अबाउट में उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशंस उसमें पहले से रहते हैं, और पहले से कुछ बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड रहते हैं जो उस कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। तो रीड ऑनली मेमोरी में वही हो गया कि इसमें जो भी प्रोग्राम रहता है जनरली हम लोग उसको केवल यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो वो सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसमें रहता है, बूटिंग से रिलेटेड या इनपुट आउटपुट टास्क से रिलेटेड या फिर डिफरेंट बेसिक डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सब इसमें रहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है वो तुम्हारा है मेमोरी का पार्ट है, उसको हम लोग कहेंगे रैम। इन शॉर्ट इसको हम लोग रैम कहते हैं। इसको फुल फॉर्म में अगर जाएं तो ये कहलाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये वो एक्चुअल मेमोरी एरिया है जहां से सीपीयू कोऑर्डिनेट करता है, जो भी प्रोग्राम रन कर रहा होता है वो रैम में आता है। ये टेम्पररी वे में कोई भी डेटा को रखता है टेम्पररी बेसिस पर। मतलब रैम में कोई प्रोग्राम तभी तक रहता है जब तक उसका एग्जीक्यूशन हो रहा हो। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है वो मेमोरी से हट जाता है, या फिर जब तक पावर सप्लाई है कंप्यूटर में तब तक वो डेटा मेमोरी में है। जैसे ही अगर हम लोग स्विच ऑफ कर दिए कंप्यूटर को तो वो मेमोरी से हट जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए तुम्हारे सीपीयू से रिलेटेड। क्या क्या बोले हम, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया। अब इसके अलावा आगे क्या है, तो अब एक नया चीज, नया कंपोनेंट हम लोग देखें, बसेस। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में भी बस हम लोग देखते हैं, उपयोग में भी लाते हैं। तो बस का काम क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, बस किस लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा उत्तर है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए, है कि नहीं, कि बस का उपयोग हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, परिवहन के लिए करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह या तो कुछ पर्सन्स ट्रैवल करते हैं उसमें, या फिर मान लो कुछ सामान वगैरह भी भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह बस की मदद से। तो उसी तरह बस का काम हमारा कंप्यूटर में भी है। इनफैक्ट ये जो काम परफॉर्म कर रहा है इसी कारण से इसका नाम बस दिया गया है। तो इसमें भी बस में यहाँ सिस्टम में भी जो है, कंप्यूटर में भी बसेस का काम यही है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सब सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है, जो कि आपस में जोड़ता है किसको, तो वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स विद द सीपीयू। क्योंकि सीपीयू जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसको रेगुलर इंटरवल पर डिफरेंट कंपोनेंट्स से कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है, जहां से वो डेटा को लाना चाहता है या फिर डेटा वहां भेजना चाहता है। तो डेटा का आदान प्रदान जो है सीपीयू का डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ चलता है। तो वो डेटा आएगा जाएगा किससे, तो यही बसेस के मदद से। तो वही हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सब सिस्टम है कंप्यूटर में, सब सिस्टम जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स को सीपीयू के साथ और ट्रांसफर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस अमंग देम। आपस में उनके बीच में डेटा और इंस्ट्रक्शन को
ट्रांसफर करता है। तो जनरली 3 टाइप का बस हमारे सिस्टम में होता है। पहला, जिसको कि हम लोग कहते हैं एड्रेस बस। अब सबके नाम से तुमको पता चल जाएगा कि उस बस के थ्रू क्या ट्रैवल करेगा। तो एड्रेस बस कह रहे हैं, मतलब इससे एड्रेस ट्रैवल करेगा, एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है किसके लिए? तो एड्रेस कैरी करने के लिए। किसका एड्रेस कैरी करेगा? तो भाई कोई मेमोरी लोकेशन का या कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट का। और जनरली ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये चलेगा, सीपीयू से मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरफ, ठीक है। मैंने सीपीयू हमारा जो है वो एड्रेस भेजता है जहां से उसको डेटा का रिक्वायरमेंट है, वहां से डेटा फिर उसको मिलता है, ठीक है। तो एड्रेस बस का काम है एड्रेस कैरी करना, ठीक है। या तो एड्रेस कैरी करेगा या फिर एक्चुअली एड्रेस ही कैरी करेगा। तो एड्रेस कैरी करेगा किसका? तो मेमोरी लोकेशन का या इनपुट आउटपुट पोर्ट का। एड्रेस बस के बारे में चलो बात हो गया। नेक्स्ट है एड्रेस बस के बाद हम लोग आते हैं डेटा बस। अब फिर इसके नाम से पता चल रहा है डेटा बस का मतलब हो गया कि इट विल कैरी द एक्चुअल डेटा। डेटा बस डेटा कैरी करेगा, एक्चुअल डेटा कैरी करेगा टू एंड फ्रॉम मेमोरी लोकेशंस, टू आउटपुट पोर्ट्स एंड फ्रॉम इनपुट पोर्ट्स, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि डेटा का एक्सचेंज परफॉर्म करेगा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और सीपीयू के बीच में। तो हम लोग कहेंगे ये बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, ये बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों तरफ से इस पर काम होगा कि पोर्ट से सीपीयू के तरफ भी, सीपीयू से पोर्ट्स के तरफ भी। तो ये बाई डायरेक्शनल बस होता है और ये 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम कैरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम का आर्किटेक्चर है उस पर निर्भर करेगा कि ये कितना बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ ट्रांसफर कर रहा होता है। तो चलिए डेटा बस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रोल बस। तो फिर इसका काम क्या? तो कंट्रोल बस एक्चुअली कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेगा। इट विल कैरी कंट्रोल सिग्नल्स। जनरली मान लो, जैसे मान लो क्लॉक सिग्नल्स है, ठीक है, टाइमिंग सिग्नल, या फिर कुछ ऐसा सिग्नल जब कोई डिवाइस रेडी है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि सपोज करो सीपीयू कोई डेटा भेजा आउटपुट डिवाइस में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि वो आउटपुट डिवाइस बिजी है किसी दूसरे काम में। तो जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा तब वो सिग्नल भेजेगा कि भाई अब वो रेडी हो गया, तुम सीपीयू को अब वो जो नेक्स्ट आउटपुट के रूप में डेटा सेंड करना वो सेंड करे, तो वो सेंड करेगा, ठीक है। सीपीयू रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। जैसे मान लो सीपीयू को अगर किसी इनपुट का रिक्वायरमेंट है किसी इनपुट डिवाइस से, तो वो सिग्नल भेजेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि वो जो कंट्रोल यूनिट था वो जनरली सिग्नल्स के बेसिस पर काम करता है। तो सिग्नल वो किसके मदद से भेजेगा? तो यही कंट्रोल बस के मदद से। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कहेंगे कि कंट्रोल बस जनरली कैरी करता है कंट्रोल सिग्नल को, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉक सिग्नल्स हो गए, टाइमिंग सिग्नल्स हो गए, या फिर कोई डिवाइस रेडी है, या कब स्टार्ट करना है किसी चीज को, या इंटरप्ट करना है, या हॉल्ट करना है, रोक देना है, ये सब। और ये भी बाई डायरेक्शनल होता है। दिस इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल, ये भी बाई डायरेक्शनल बस है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट, तो इसके नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो फॉर गेटिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड सेंडिंग आउटपुट टू
आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट यूनिट जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबल है, दिस यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड सेंडिंग आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो जैसे हम लोग कहेंगे इसमें क्या क्या है, तो पोर्ट्स हैं, है ना, पोर्ट्स। तो ये क्या है, तो ये कनेक्शंस है टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल्स। उसके लिए हम लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो यूएसबी पोर्ट्स का काम क्या होता है भाई, कि वहाँ पर हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे डिवाइस का। अब चाहे वो तुम कह सकते हो कि प्रिंटर के लिए वो पोर्ट हो, या फिर कोई दूसरा यूएसबी डिवाइस से हम जैसे हम लोग मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी केबल से, या फिर दूसरा कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग इनपुट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और आउटपुट भी हम लोग उसमें भेज सकते हैं। तो पोर्ट्स आर एक्चुअली द कनेक्शंस, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पोर्ट्स जो है ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है कनेक्शन, जहां पर कि हम कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस को सिस्टम में कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट चलिए आते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब ये सब एक्चुअल हो गया डिवाइस जहां से हम लोग इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। एक्चुअली इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म में इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जिनसे कि इनपुट डेटा जो है हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हैं। जैसे किसी से टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे टाइप करके डेटा दिए, कभी सिग्नल्स के रूप में भी जाता है, एनालॉग सिग्नल्स के रूप में, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्मेट में इनपुट एक्सेप्ट करता है सिस्टम, और जिस डिवाइस से ये चीज़ हो रहा है वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और फाइनली आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो ये सब वो डिवाइस है जहां पर कंप्यूटर जो है या सिस्टम जो है अपने आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, सेंड करता है यूज़र को। वो मॉनिटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, अगर साउंड के रूप में आउटपुट हमको मिल रहा है तो स्पीकर भी हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्मेट में जो भी हमारा आउटपुट है उसके बेसिस पर अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है। इसको हम लोग एक डायग्राम के रूप में देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इनका आपस में कनेक्शंस किस तरह से होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।